स्वामी विवेकानंद संक्षिप्त जीवनी। बालक नरेंद्र नाथ। भावी स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता के सिमला मोहल्ले के प्रसिद्ध दत्त परिवार में हुआ। उनका घरा का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। उनके पितामह दुर्गाचरण दत्त एक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। वे फारसी तथा संस्कृत भाषाओं में पारंगत थे और कानून में भी उन्हें बड़ी रुचि थी। पर 25 वर्ष की वय में अपने पुत्र विश्वनाथ के जन्म के बाद उन्होंने घर बार त्याग कर संन्यास ले लिया। स्वामी विवेकानंद के पिता विश्वनाथ दत्त भी हृदय और मस्तिष्क के कई गुणों से विभूषित थे, जिस कारण वे सभी के लिए बड़े आदर के पात्र थे। वे अंग्रेजी और फारसी भाषाओं में दक्ष थे। बाइबल के अध्ययन में उनकी बड़ी रुचि थी और फारसी कवि हाफिज के शेर उन्हें बहुत पसंद थे। कानून को उन्होंने व्यवसाय के रूप में ग्रहण किया और कलकत्ता के हाई कोर्ट में वे सफल अटर्नी बन गए। उनके हृदय में गहरी करुणा थी और वे अत्यंत सहानुभूति संपन्न थे। बहुधा उनकी दानशीलता में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहता था। विश्वनाथ संगीत के बड़े प्रेमी थे और उनका कंठ स्वर बहुत अच्छा था। उन्होंने नरेंद्र नाथ को संगीत के अध्ययन के लिए प्रवृत्त किया, क्योंकि वे उसे निर्दोष आनंद का साधन मानते थे। भाग्य से विश्वनाथ को ऐसी पत्नी मिली जो सब बातों में उनके ही समकक्ष थी। वे एक अत्यंत बुद्धिमती महिला थी और उनकी भव्य गरिमा और तेजस्विता को देखकर ऐसा लगता था मानो वे किसी राजवंश की हैं। जो भी उनके संपर्क में आता वे उसी के आदर और श्रद्धा की पात्र बन जाती और समस्त उल्लेखनीय बातों में उन्हीं का निर्णय मान्य होता। समस्त दशाओं में भगवान की इच्छा पर पूर्ण समर्पण, शक्ति और गांभीर्य इस हिंदू सन्नारी की विशेषताएं थी। निर्धन और असहाय जन उनकी कृपा के विशेष पात्र थे। उनकी स्मरण शक्ति अपूर्व थी और उन्हें रामायण एवं महाभारत महाकाव्यों के, जिनका कि वे नित्य पाठ करती थी, लंबे लंबे उद्धरण कंठस्थ थे। ऐसे माता पिता से सोमवार 12 जनवरी 1863 ईस्वी को नरेंद्र नाथ का जन्म हुआ, जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद बने और उन्होंने सारे संसार को हिला दिया तथा भारत के लिए महिमा और गरिमा से भरे एक नए युग का सूत्रपात किया। शिशु के चरित्र गठन एवं मानसिक विकास में माता का प्रभाव सदैव सर्वाधिक रहता है। नरेंद्र नाथ बाद में बताया करते थे कि कैसे उन्होंने कुछ अंग्रेजी शब्द सबसे पहले अपनी माता से सीखे और किस प्रकार उनके शिक्षकत्व में उन्होंने बंगला वर्णमाला पर अधिकार प्राप्त किया। उनकी गोद में बैठकर सर्वप्रथम उन्होंने रामायण और महाभारत की कहानियां सुनी। श्री राम के जीवन ने उनके शिशु मानस को मुग्ध कर लिया। उन्होंने सीताराम की मिट्टी की बनी युगल मूर्ति खरीद ली और पुष्पादि से उसकी पूजा करने लगे। कभी कभी राम के स्थान पर शिव नरेंद्र नाथ के इष्ट बन जाते थे। तथापि रामायण का उन पर सर्वाधिक प्रभाव था और जब भी पड़ोस में रामायण का पाठ होता वे अवश्य वहां उपस्थित रहते। कभी कभी श्री राम के जीवन के रोमांचक प्रसंगों में वे इतने तन्मय हो जाते कि घर बार सब कुछ भूल जाते। नरेंद्र को, जैसा कि अब उन्हें पुकारा जाता था, ध्यान का खेल बहुत पसंद था। यद्यपि वो खेल ही था, तथापि कभी कभी वो उनकी गहरी आध्यात्मिक भावनाओं को इतना जगा देता कि वे बाहरी संसार को भूलकर बेहोश से हो जाते। एक दिन ऐसे ही ध्यान के खेल में घर के एक निर्जन कोने में बैठकर वे इतने तन्मय हो गए कि स्वजनों को दरवाजा तोड़कर कमरे में घुसना पड़ा और उन्हें प्रकृतिस्थ करने के लिए उन्हें जोरों से हिलाना पड़ा। परिव्राजक सन्यासियों के लिए नरेंद्र के मन में बड़ा आकर्षण था। जब भी कोई साधु उनके दरवाजे आता, नरेंद्र प्रसन्न हो जाते और घर में जो भी हाथ लगता वो लाकर उसे दे देते। रात में सोते समय नरेंद्र को एक विचित्र अनुभव हुआ करता। जो ही वे अपनी आंख बंद करते कि वे अपनी भौहों के बीच विभिन्न रंग बदलता हुआ एक अद्भुत आलोक बिंदु देख पाते, जो धीरे धीरे बढ़ता और फूट जाता तथा उनके समस्त शरीर को अपने शुभ्र तेज से नहला देता। उनका मन जब इस घटना में लगा रहता तो शरीर निद्रामग्न हो जाता। यह उनके लिए नित्य की बात थी और उनकी ऐसी धारणा थी कि यह घटना सबके लिए स्वाभाविक है। पर ये तो उनकी महती आध्यात्मिक संभावनाओं की सूचक थी। तथापि उनके चरित्र का एक दूसरा भी पक्ष था। नरेंद्र नाथ बचपन में बड़े नटखट थे और उन्हें संभालना बड़ा कठिन कार्य था। उनकी देख संभाल के लिए 2 धायों की आवश्यकता होती थी। नरेंद्र अत्यंत ही चंचल थे और बहुधा अनियंत्रित हो जाते। इस संदर्भ में उनकी माता कहा करती, मैंने शिवजी से एक पुत्र के लिए प्रार्थना की थी और उन्होंने अपना एक भूत भेज दिया। वे बड़े शरारती थे। वे अपनी बहनों को बहुत तंग करते और जब वे पीछा करती
तो खुली नाली में घुस जाते और मुंह बना बनाकर उन्हें चिढ़ाते रहते, क्योंकि उनकी बहनें नाली के पास तो नहीं जा पाती थीं। घर की एक गाय उनके खेल की साथिन थी और उन्होंने बहुत से पशु पक्षी पोस रखे थे, जिनमें एक बंदर था, एक बकरा और मोर था, कुछ कबूतर थे तथा 2 या 3 सफेद चूहे थे। नौकरों में कोचवान उनका विशेष मित्र था और उनकी बचपन की महत्वाकांक्षा थी सईस बनना। उनकी दृष्टि में सिर पर फेटा बांधे और गाड़ी चलाते समय हाथ में चाबुक चमकाता सईस एक बड़ा भव्य व्यक्ति था। 6 वर्ष की वय में नरेंद्र को प्राथमिक शाला में भेजा गया, पर शालाओं में विचित्र संगी साथियों से मिलन अनिवार्य सा हो जाता है। अतः कुछ दिनों में ही नरेंद्र ने ऐसे शब्द सीख लिए जिससे परिवार की शालीनता विचलित हो उठी। इसलिए उन्हें शाला जाने से रोक दिया गया और घर पर ही उनके लिए एक शिक्षक नियुक्त कर दिया गया। शीघ्र ही अपने अध्ययन में नरेंद्र उल्लेखनीय बुद्धि का परिचय देने लगे। उन्होंने लिखना और पढ़ना सीख लिया, जबकि दूसरे लड़के वर्णमाला से ही कुश्ती लड़ रहे थे। नरेंद्र की स्मृति विलक्षण थी। उन्हें केवल शिक्षक को पाठ पढ़ाते हुए सुनना ही पर्याप्त था। 7 वर्ष की वय में उन्होंने मुग्धबोध नामक संस्कृत व्याकरण को कंठस्थ कर लिया, साथ ही रामायण और महाभारत के लंबे लंबे उद्धरणों को भी। 7 वर्ष की वय में नरेंद्र ने पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा स्थापित मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन में प्रवेश लिया। उनके शिक्षक और सहपाठी तुरंत उनकी अपूर्व बुद्धिमत्ता के कायल हो गए। पर नरेंद्र इतने चंचल थे कि उनके बारे में कहा जाता कि वास्तव में वे कभी अपनी डेस्क पर बैठ नहीं पाते थे। नरेंद्र अपने साथियों के बड़े प्रिय थे। वे अपने मित्रों में सदैव नेता रहते। उनका प्रिय खेल था राजा और दरबार। एक कमरे की सीढ़ियों की सबसे ऊपर की पौनी ही उनका राजसिंहासन थी। नरेंद्र वहां विराज जाते। किसी को इनके बराबर के स्तर पर बैठने नहीं दिया जाता था। वहां बैठकर वे अपने प्रधानमंत्री, प्रधान सेनानायक, सूबेदारों और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करते तथा उनके पदों के अनुसार उन्हें सीढ़ियों पर बैठने का आदेश देते। वे एक दरबार लगाते और शाही गरिमा के साथ न्याय प्रदान करते। यदि आज्ञा का तनिक भी उल्लंघन होता तो अस्वीकार पूर्ण दृष्टि से उसका निराकरण कर दिया जाता। जब वे खेलते तो खेल में मानो प्राण आ जाते। विद्यालय में जब कक्षाएं मध्याह्न भोजन के लिए बंद होती तो वे सबसे पहले भोजन समाप्त कर खेल के मैदान में भाग आते। नए खेल उन्हें सदैव मुग्ध कर लेते और अपना एवं अपने मित्रों का मनोरंजन करने के लिए वे स्वयं ही नए नए खेलों का आविष्कार करते। बहुधा लड़कों में विवाद की नौबत आती तो वे समझौते के लिए नरेंद्र के पास ही पहुंचते। कभी कभी तो नरेंद्र कक्षा को ही खेल का मैदान बना लेते। यहाँ तक कि जब कक्षा चलती रहती तो वे अपने मित्रों को घर में की गई शरारतों के किस्से अथवा रामायण एवं महाभारत की कथाएं सुनाकर उनका मनोरंजन किया करते। एक बार कक्षा में नरेंद्र अपने मित्रों से बात कर रहे थे कि शिक्षक ने अचानक उन लोगों से उस पाठ को दोहराने के लिए कहा जिसे वे पढ़ा रहे थे। अन्य सब लड़के तो चुप हो गए, किंतु नरेंद्र में मन को दोहरा करने की सामर्थ्य थी, इसलिए वे लड़कों का मनोरंजन करते हुए भी पाठ को सुनने में समर्थ थे। उन्होंने शिक्षक के द्वारा किए गए सभी प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया। तब शिक्षक ने पूछा कि बीच में कौन बातें कर रहा था। इस पर जब लड़कों ने नरेंद्र की ओर इशारा किया तो शिक्षक को विश्वास न हुआ। कहना न होगा कि ऐसे विद्यार्थी से पेश आना शिक्षकों के लिए बड़ा कठिन कार्य हो जाता है। एक घटना नरेंद्र की दुर्दमनीय साहसिकता और अंधविश्वास के प्रति उनके आक्रोश को प्रकट करती है। नरेंद्र नाथ का एक मित्र था। उसके घर के अहाते में एक पेड़ था। नरेंद्र नाथ की उस पेड़ पर चढ़ने की आदत थी। न केवल वे उस पर से फूल तोड़ते बल्कि वे उसकी डाल से उल्टा लटक जाते और झूले के समान झूलते रहते और बाद में जमीन पर कूद पड़ते। उनकी ये हरकतें उस घर के एक बूढ़े और क्षीण नेत्र बाबा को पसंद न थी। उन्होंने नरेंद्र को इस कार्य से विरत करने के विचार से डराते हुए कहा कि पेड़ पर ब्रह्मराक्षस रहता है और जो पेड़ पर चढ़ते हैं वो उनकी गर्दन मरोड़ देता है। नरेंद्र ने चुपचाप सुन लिया, पर ज्यों ही बूढ़े बाबा नजरों से ओझल हुए कि उन्होंने फिर से पेड़ पर चढ़ना शुरू किया। उनका मित्र वही खड़ा था। उसने भी बूढ़े बाबा की बात सुनी थी और उस पर उसका पूरा विश्वास हो गया था। अतः उसने नरेंद्र को ऊपर चढ़ने से मना किया, पर नरेंद्र उसकी गंभीर मुख मुद्रा को देखकर हंस पड़े और बोले, तू भी कैसा भोंदू है रे। यदि बूढ़े बाबा की भूत वाली बात सच होती तो भूत ने मेरा गला कब का मरोड़ दिया होता।
परंतु नरेंद्र सबके प्रिय थे। मोहल्ले के धनी निर्धन ऊंच नीच सभी परिवारों के साथ उन्होंने कोई न कोई संबंध स्थापित कर लिया था। यदि उनके परिचितों में से किसी लड़के के यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती तो उसे सांत्वना देने में वे ही पहले रहते थे। उनकी हाजिर जवाबी और शरारत हर एक का मनोरंजन करती और कभी कभी तो गंभीर स्वभाव वाले बड़े बूढ़े भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। नरेंद्र को किसी प्रकार का संकोच छू न गया था और वे सभी जगह घुल मिल जाते थे। नरेंद्र को नीरसता से चिढ़ थी। उन्होंने एक नाटक कंपनी गठित की और घर के बड़े पूजा कक्ष में वे नाटक खेला करते। फिर उन्होंने घर के आंगन में एक व्यायामशाला प्रारंभ की जहां उनके मित्र नियमित रूप से कसरत करने आते। ये कुछ समय तक मजे से चलता रहा कि एक दिन उनके चचेरे भाई ने अपना हाथ तोड़ लिया। इससे व्यायामशाला बंद हो गई। इसके बाद से नरेंद्र अपने मित्रों के साथ एक पड़ोसी की व्यायामशाला में जाने लगे और वहां तलवारबाजी, लाठी चालन, कुश्ती, नौक चालन और अन्य खेलों की शिक्षा लेने लगे। एक बार तो वे एक सामूहिक व्यायाम प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार भी छीन ले गए। जब इनसे उनका मन ऊब गया तो अपने घर में वे मैजिकल लैंटर्न की सहायता से तस्वीरें दिखाने लगे। इसी समय उनके मन में पाक विद्या सीखने का विचार आया और उन्होंने अपने साथियों को इस बात के लिए राजी किया कि वे यथाशक्ति इस योजना की पूर्ति के लिए अर्थसंग्रह करें। उन्होंने स्वयं व्यय का एक बड़ा भाग अपने जिम्मे में लिया। वे प्रधान रसोइया बने और दूसरे लोग उनके सहकारी। यद्यपि बालक नरेंद्रनाथ शरारत करने में बड़े आगे थे, पर उनमें अशुभ का कोई स्पर्श न था। उनकी सहज प्रवृत्ति संसार के छद्मपूर्ण तरीकों से उन्हें सर्वदा दूर रखती। सत्यवादिता उनके जीवन का मेरुदंड ही थी। भले ही दिन में वे विभिन्न खेलों और हास्य विनोदों में मग्न रहते, पर रात्रि में उन्होंने ध्यान करना शुरू कर दिया कि शीघ्र ही उन्हें कुछ अद्भुत दर्शन प्राप्त होते। जैसे जैसे नरेंद्र की वय बढ़ी, उनकी मानसिकता में एक सुस्पष्ट परिवर्तन लक्षित हुआ। वे अब बौद्धिक कार्यों को प्राथमिकता देने लगे और उन्होंने पुस्तकों का अध्ययन प्रारंभ किया। वे नियमित रूप से अखबार पढ़ते तथा सार्वजनिक भाषणों में उपस्थित रहते। जो कुछ वे सुनते उसका सार अपनी मौलिक आलोचना के साथ अपने मित्रों को सुनाकर उन्हें चमत्कृत कर देते। उन्होंने एक ऐसी तर्क शक्ति का विकास किया जिसका सामना कोई नहीं कर सकता था। सन 1877 ईस्वी में, जबकि नरेंद्र तीसरी कक्षा के विद्यार्थी थे, उनके पिता मध्य प्रदेश के रायपुर नामक स्थान में गए। नरेंद्र को भी वहां जाना पड़ा। तब रायपुर में कोई स्कूल न था। इससे नरेंद्र को अपने पिता के साथ अंतरंग रूप से परिचित होने का समय और अवसर प्राप्त हुआ। यह उनके लिए एक बड़ा सौभाग्य था, क्योंकि उनके पिता उदात्त और सुसंस्कृत विचारों के थे। विश्वनाथ दत्त ने अपने पुत्र की बुद्धि को अपनी ओर खींचा। वे उसके साथ घंटों ऐसे विषयों पर चर्चा करते जिनमें विचारों की गहराई, सूक्ष्मता और स्वस्थता होती। उन्होंने अपने पुत्र के हाथों बुद्धि की मुक्त लगाम दे दी, यह विश्वास करते हुए कि शिक्षा विचारों को लादने में नहीं है, बल्कि सोचने की क्रिया को प्रेरणा देने में है। विश्वनाथ के पास कई जाने माने विद्वान आया करते थे। नरेंद्र उनके वार्तालाप सुनते और कभी कभी उनमें भाग भी लेते थे। इन दिनों उन्होंने चाहा, यही नहीं बल्कि मांग की कि हर कोई उनकी बौद्धिकता को स्वीकार करे। वे इस विषय में इतने महत्वाकांक्षी थे कि यदि उनकी मानसिक शक्तियों को नहीं स्वीकारा जाता तो वे रुष्ट हो जाते और अपने रोष को छिपाकर न रख पाते। पिता अवश्य पुत्र के ऐसे आवेगों को पसंद नहीं करते थे और ऊपर से उसकी भर्त्सना भी करते, पर मन ही मन वे उसकी बौद्धिक प्रतिभा और आत्मसम्मान की भावना से गर्व का अनुभव करते थे। विश्वनाथ दत्त अपने परिवार के साथ सन 1879 में कलकत्ता लौटे। नरेंद्र को स्कूल में भर्ती करने में कुछ कठिनाई हुई, क्योंकि वे 2 वर्ष अनुपस्थित रहे थे। पर उनके शिक्षक उनसे स्नेह करते थे, अतः उनके सामर्थ्य का स्मरण कर उन्होंने नरेंद्र के लिए एक अपवाद किया। स्कूल में प्रवेश लेकर नरेंद्र जी जान से पढ़ाई में लग गए। 3 वर्षों का पाठ्यक्रम उन्होंने एक ही वर्ष में पूरा कर लिया और कॉलेज प्रवेश परीक्षा में वे विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण हुए। इस अवधि में नरेंद्र ने ज्ञान के क्षेत्र में बड़ी उन्नति की। जब वे एंट्रेंस कक्षा में थे, तभी उन्होंने अंग्रेजी और बंगला साहित्य के प्रमुख मानक ग्रंथों पर अधिकार पा लिया था तथा इतिहास की कई किताबें पढ़ डाली थी। विशेषकर उन्होंने भारतीय इतिहास पर प्रामाणिक ग्रंथों का अच्छा खासा अध्ययन किया। इन्हीं दिनों उन्हें पढ़ने की एक विशेष शक्ति प्राप्त हुई थी, जिसका वे निम्नोक्त प्रकार से वर्णन करते हैं। ऐसा हुआ कि मैं किताब की समूची पंक्तियों को पढ़े बिना ही लेखक के मंतव्य को समझ लेता था।
पैराग्राफ की केवल प्रथम और अंतिम पंक्तियों को पढ़कर मैं उसका पूरा मर्म जान लेता था। ज्यों-ज्यों इस शक्ति का विकास हुआ, पैराग्राफों को पढ़ना भी आवश्यक नहीं होता था। पृष्ठ की केवल पहली और आखिरी पंक्तियों को पढ़कर मैं उसके पूरे अर्थ को पकड़ लेता था। यही क्यों, जब लेखक किसी बात को समझाने के लिए कोई विवेचन प्रारंभ करता और उसे उस विषय को स्पष्ट करने में 4 या 5 या अधिक पृष्ठ लग जाते, तो मैं केवल पहली कुछ पंक्तियों को पढ़कर उसकी विचारधारा को भांप जाता था। एंट्रेंस परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद नरेंद्र नाथ कॉलेज में प्रविष्ट हुए। पहले वे प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ते रहे और बाद में स्कॉटिश जनरल मिशनरी बोर्ड द्वारा स्थापित जनरल असेंबलीज इंस्टीट्यूशन में प्रवेश लिया। कॉलेज में उन्होंने भारतीय और अंग्रेज प्रोफेसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, जो इनकी विचक्षण बुद्धि को देखकर आश्चर्यचकित थे। प्रिंसिपल W. हेस्टी ने एक बार कहा, मैंने सुदूर देशों का भ्रमण किया है, पर अभी तक मुझे कहीं भी ऐसा लड़का नहीं मिला जिसमें नरेंद्र की प्रतिभा और संभावनाएं हों। वो जीवन में अवश्यमेव अपनी छाप छोड़ जाएगा। नरेंद्र ने केवल पाठ्यक्रम में ही अपने अध्ययन को सीमाबद्ध नहीं किया था। अपने कॉलेज जीवन के प्रथम 2 वर्षों में उन्होंने पाश्चात्य तर्कशास्त्र के समस्त प्रामाणिक ग्रंथों पर पूरी तरह अधिकार प्राप्त कर लिया तथा अपने तीसरे और चौथे वर्षों में उन्होंने अपने को पाश्चात्य दर्शन एवं यूरोप के विभिन्न राष्ट्रों के प्राचीन और अर्वाचीन इतिहास के अध्ययन में लगा दिया। इस समस्त गांभीर्य के साथ ही नरेंद्र का एक दूसरा पक्ष भी था। उन्हें आमोद प्रमोद में बड़ी रुचि थी और वे अपने को पूरे हृदय से उसमें लगा देते। वे सामाजिक वर्गों के प्राण थे, वे विलक्षण संभाषण पटु थे, वे मधुर गायक और समस्त निर्दोष कौतुक में नेता थे। उनके बिना कोई भी आयोजन पूरा नहीं होता था। वे व्यवहार में बड़े अनौपचारिक थे और बहुधा अपने तीक्ष्ण व्यंग्यों के द्वारा संसार के दिखावों और विडंबनाओं का ऐसा बखिया उधेड़ते कि लगता वे रूखे और उदासीन हैं। उनमें साहसिकता का भाव सदैव की ही भांति प्रबल था और वे किसी भी प्रकार की दुर्बलता को गवारा नहीं कर सकते थे। पर उनके चरित्र की सबसे महत्वपूर्ण खूबी थी उनकी पवित्रता। उनके चरित्र में ऐसे अवसर बहुत आए जब अवांछनीय प्रसंग उपस्थित हो सकते थे, पर ऐसे मौकों पर मां का प्रभाव उनके लिए रक्षक बनकर आया। उनकी माता ने पवित्रता को ही अपने एवं परिवार के प्रति निष्ठा की कसौटी बनाया था। साथ ही ऐसा भी कुछ था जो उन्हें रोक लेता था, जैसा कि उन्होंने बाद में कहा था। उनके ऊपर से दिखने वाले मौजी जीवन के अंतराल में वैराग्य की प्रवृत्ति विद्यमान थी। जब उनके पिता उज्जवल भविष्य का प्रलोभन देते हुए उन पर विवाह करने के लिए जोर देने लगे, तो उन्होंने विद्रोह किया। और यह भी विचित्र है कि जब भी उनके विवाह की बात ऊपर उठती, तब किसी न किसी प्रकार की अदृष्ट बाधा आ जाती और बात वहीं पर खत्म हो जाती।